Hello students, good evening. Let us continue our topic solid state. Solid state में ये लास्ट लेक्चर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। 12th बोर्ड और मेंस के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज NCERT बेस्ड है इसमें मैटर। एडवांस के हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो आज जो हमारा पार्ट है उसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हेडिंग डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में दो ही टाइप की प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आती है कि भाई सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड है क्या वो एक कंडक्टर है? तो ज़्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे भाई उसमें आयंस होते हैं, कंडक्टर है। नहीं, NaCl जो है वो कंडक्टर नहीं होता है सॉलिड स्टेट में। मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडक्टर की तरह काम करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर की तरह काम नहीं करते हैं क्योंकि आयंस मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो तो कंडक्टर होते हैं, फिर उनमें कौन मूव करता है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इस बिहाफ में हम इजीली ये बता सकते हैं कि कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, कुछ होते हैं इंसुलेटर, और कुछ ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। इन दोनों के बीच में होते हैं ये। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड सब्सटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होंगे वो कंडक्टर में आ जाएंगे। इन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में हमने जो मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की थ्योरी जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। बैंड मॉडल जो होता है उसके बिहाफ में कि यहाँ पे बैंड्स बन जाते हैं और फिर बैंड्स में गैप जो होता है उस पर बेस्ड हम बोलते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर जो होते हैं उनको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। प्योर, उनको अपन इंट्रिंसिक बोल सकते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। प्योर की जो कंडक्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, तो उनका प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो उनकी कंडक्टेंस को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं? इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग। या तो ऐसे बोल दो, impurities are mixed in semiconductors, ये फिर एक वन वर्ड बोल दो, डोपिंग। तो व्हाट इज डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ impurities, या फिर अप्रोप्रिएट impurities होंगी, सुटेबल impurities होंगी, तो अपन उन्हें क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग करके हम क्या मिलता है हमें? इम्प्योर, जिसको अपन बोलते हैं डोप्ड। अब ये इम्प्योर दो टाइप का होता है कि हम कौन सी इम्प्योरिटी उसमें मिक्स कर रहे हैं। अगर हम रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? पी टाइप। लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बोलते हैं अपन उसे, और मोर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। तो जो भी सेमीकंडक्टर है उससे कम इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे बनेगा पी टाइप। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली ऐड कर रहे हैं तो उससे बनेगा एन टाइप, एन नेगेटिव, पी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होल्स बन जाते हैं, उनकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे प्योर सिलिकॉन है, कौन से ग्रुप में आता है? 14th ग्रुप में आता है। इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, 1 2 3 4। इसकी डोपिंग कर रहे हैं हम 13th ग्रुप से। 13th ग्रुप के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इससे हमें कौन सा मिलेगा? पी टाइप। रीजन क्या है? लेस इलेक्ट्रॉन्स। एक वैलेंस, मान लो सिलिकॉन की जगह कोई एलिमेंट आ जाता है X, उस एटम के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं? 3, और इसमें कितने हैं? 4। तो रिलेटिवली एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, उसकी जगह होल्स क्रिएट हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन उस होल में एंटर करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह होल जनरेट हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट होता है और उसकी वजह से कंडक्टिविटी आ जाती है। तो ये पी टाइप के हो गए। दूसरा होता है अगर मैं 14th ग्रुप में 15th ग्रुप का ऐड करता हूँ तो एन टाइप बन जाएगा। इनके एप्लीकेशंस क्या है? डायोड और ट्रांजिस्टर्स बनाने में इनका यूज होता है।
अच्छा, कुछ सेमीकंडक्टर 13th और 15th ग्रुप के कंपाउंड्स, 13th और 15th, 13th के वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15th में 5 हो गए, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी शेल में निकल के आते हैं। या फिर 12 ग्रुप कौन सा हो गया, जिंक कैडमियम मरकरी वाला, तो 12th और 14th ग्रुप के भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये गैलियम आर्सेनाइड और जिंक सल्फाइड इसके एग्जाम्पल हैं। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स शो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ट्रांजिशन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी डिफरेंस आता है। कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल याद रख सकते हैं, TiO, CrO2, रीनियम ऑक्साइड, ReO3 जो हैं वो मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं कंडक्टिविटी पे बेस्ड। जैसे रीनियम ऑक्साइड ReO3 जो है वो कॉपर की तरह होता है। तो ये तो था इनका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो बहुत ही सिंपल सा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड सब्सटेंस को हमने जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें 2 टाइप बोल रहे थे अपन, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में पी से हम याद रख सकते हैं पास, मतलब अट्रैक्शन। जो सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। इनका रीजन होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उनका खुद का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसकी वजह से वो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे O2 है, तो O2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? अगर आप इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको मिलेगा 0, VBT से आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो भी आपको 0 मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कौन सी थ्योरी यूज़ करनी पड़ती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो MOT के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि O2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। कॉपर +2 में भी आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, आयरन +3, क्रोमियम +3 एंड सो ऑन। दूसरा जो आता है वो आता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, डाई का मतलब 2 चीज़ें आप याद रख सकते हो, एक तो होता है डी का मतलब दूर जाना, दूर मतलब रिपल्शन, और डाई का मतलब क्या होता है, 2 मतलब पेयर्ड। तो अगर ऑल पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होंगे और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जाम्पल आ गया H2O, वाटर सिंपल से एग्जाम्पल, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। NaCl हुआ, बेंजीन हुआ, तो इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। तो मेनली तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ही है। उसके बाद अपन देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, ये जो 3 टाइप हैं इनमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को थोड़ा फील करने की कोशिश करो। फेरोमैग्नेटिक ये पैरामैग्नेटिक का ही एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है कि ये वीक अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरा डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये मैग्नेटाइज होंगे, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा ये इनका जो मैग्नेटिज्म है वो गायब हो जाएगा, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो इनमें 2 बातें हो गई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं और परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो ये रहा इसका रीज़न। इसके जो भी सब्सटेंस होंगे उसके अंदर जो मेटल आयंस होते हैं वो मेटल आयंस एक ग्रुप बना लेते हैं। मेटल आयन खुद एक मैग्नेट है, तो इस तरह से मान लो बहुत सारे मेटल आयंस के ग्रुप्स बन गए। जैसे ये एक ग्रुप हो गया, फिर दूसरा ग्रुप हो गया, इस तरह से अपन बात कर सकते हैं कि मान लो ये कोई मेटल पीस है, इसमें ये ऐसे ग्रुप्स बन गए आयंस के, ये ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तो यहाँ बहुत सारे आयंस हो गए। इस ग्रुप को अपन क्या बोल रहे हैं, डोमेन बोल रहे हैं। तो इस तरह के डोमेन्स बन जाते हैं, रीजन्स बन जाते हैं, और ये डोमेन अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करता है, एक टाइनी मैग्नेट बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह के खूब सारे ये मैग्नेट्स हो जाते हैं। अगर इन मैग्नेट्स का ओरिएंटेशन अगर पैरेलल है, देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो रैंडम का मतलब एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो पैरेलल, इनका जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल हो जाता है और फिर वो परमानेंट रह जाता है।
मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो वापस से वो रैंडम नहीं होते हैं और वो खुद एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा मैटर है, यहाँ पे ग्रुपिंग हो जाती है और छोटे छोटे मैग्नेट्स बन जाते हैं और उन मैग्नेट्स का जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल हो जाता है। एग्जाम्पल्स में आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, ये एग्जाम्पल्स में हमें याद रखने हैं। तो फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्लियर हो गया। ये वीक अट्रैक्शन फील करते हैं क्योंकि इसमें ये आयन सेपरेट होते हैं, पार्टिकल सेपरेट होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। फिर आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का अपोजिट, मतलब डोमेन्स तो जैसे यहाँ बनते हैं वैसे ही यहाँ पे भी बनते हैं सेम, लेकिन जैसे यहाँ ये पैरेलल अरेंजमेंट होता है ऐसे ही एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, डोमेन स्ट्रक्चर सेम होती है बट 50% जो है 50% जो अगर अपर स्पिन के तो 50% के लोअर, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट मैग्नेट फील्ड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट एग्जैक्टली अपोजिट होता है, ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और फिर आ रहे हैं फेरी मैग्नेटिक, इससे थोड़ा सा वीक है ये। जैसे मान लेते हैं कि 10 डोमेन्स बन रहे हैं तो 10 के 10 डोमेन्स अगर पैरेलल अरेंजमेंट हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेंगे और उन्हें मैं बोलूँगा फेरोमैग्नेटिक। अगर 10 में से 5 का डायरेक्शन रिमेनिंग 5 से अपोजिट हैं तो फिर मैं उन्हें बोलूँगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके एग्जांपल में आ जाता है MnO। और 10 में से मान लो 7 का एक तरह का अरेंजमेंट है और 3 का एक तरह का अरेंजमेंट है, तो इसमें अनइक्वल अरेंजमेंट निकल के आता है, उन्हें अपन बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। और उसमें एग्जांपल आता है Fe3O4 और MgFe2, फेराइट्स जो हैं ये वो आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है। तो इसमें कम से कम पाँचों के नेम और पाँचों में जो डिफरेंस हैं वो हमें पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मोस्ट पावरफुल होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपके सभी के दिलो दिमाग में ये चैप्टर जिंदा रहना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम में से लेंगे। तो देखते हैं दोनों में से मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि ऑल्टरनेट ले लें, एक लेक्चर अपन आयनिक का ले लें और एक थर्मो का ले लें। थैंक यू वेरी मच।